तो रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट। नमस्ते। रिफ्रैक्शन मीन्स बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट मूव्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो लाइट रे थोड़ा सा ना बेंड करती है। अब उसमें होता क्या है कि अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रही है तो वो डेंसर की तरफ झुक जाती है, और अगर वो डेंसर से रेयरर में जाती है तो फिर वो नॉर्मल से दूर भाग जाती है ना, ऐसे होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए इन द गिवन फिगर एक्स वाई इज अ प्लेन सरफेस दैट सेपरेट्स अ डेंसर मीडियम xy is a plane surface that separates a denser medium of refractive index mu from a rarer medium. If v1 is the velocity of light in rarer medium and v2 is velocity of light in denser medium, then ये हमारे पास एक बाउंड्री है एक मीडियम और दूसरे मीडियम के बीच की। ये पॉइंट हो गया x और ये वाला हो गया y, ठीक है। अब तीन रेज ऑफ लाइट हैं जो तीनों की तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो एक रे ऑफ लाइट तो ऐसे आएगी, यहाँ लिखिएगा रे 1, ये रे 2 और ये रे 3। तो अब आप ये समझ गए होंगे कि जैसे ये फर्स्ट रे, सेकंड रे और थर्ड रे, ये तीन रेज हैं, तो ये तीनों रेज आपस में पैरेलल हैं। तो पैरेलल रेज का जो पूरा का पूरा एक पैकेट है वो क्या बनाता है, वो बनाता है प्लेन वेव फ्रंट। तो ये प्लेन वेव फ्रंट है, ये ऐसे आएगा और इस तरह से एक्स वाई जो ये सरफेस है यहाँ पर टकराएगा। अब जो ये एक्स वाई सरफेस है ये कोई मिरर नहीं है, ये एक बाउंड्री है, और इस तरफ जो है रेयरर मीडियम है, रेयरर मीडियम में जो लाइट है उसकी वेलोसिटी v1 है, और इस तरफ डेंसर मीडियम है, नीचे डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम है जिसकी वेलोसिटी v2 है, v1 और v2, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा कि जैसे ये हमारे पास तीन रेज हो गई 1 2 3। अब क्या करेंगे कि ये जैसे फर्स्ट रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है, यहाँ पर टकरा रही है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे कि यहाँ पर एक नॉर्मल बना देंगे। तो ये हमने यहाँ पर नॉर्मल बना दिया। अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे है वो जो एंगल बनाती है, दैट एंगल इज कॉल्ड आई। आई इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि ये लाइट रे इस तरह से जा रही थी, अगर मान लीजिए यहाँ पर मीडियम का चेंज ना हो रहा होता, अगर ये लाइट रे ऐसे आई है तो ये ऐसे ही चली जाती, लेकिन चेंज ऑफ मीडियम हो रहा है, इधर रेयर मीडियम था और इधर डेंसर मीडियम हो गया, तो ये ऐसे सीधी ना जाकर इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कैसे, जैसे ये है, ये नॉर्मल हो गया, ये ऐसे सीधी ना जाकर ये थोड़ा सा नॉर्मल की तरफ झुक जाएगी, ठीक है। अब कितना झुकेगी वो देखिएगा, सीधी ना जाकर थोड़ा ऐसे हो जाएगी, तीनों ही होंगी।
भाई रिफ्रैक्शन हो रहा है तो तीनों ही होंगी। तो ये पहली वाली रे ऐसे मुड़ गई। अब जब ये इस तरीके से मुड़ी है तो हमने ये कहा कि जितनी देर में ये रे ऑफ लाइट, जो पहली वाली रे ऑफ लाइट है, ये टकराकर यहाँ पहुंची है, उतनी ही देर में ये वाली जो लाइट है ना, ये वाली जो रे है, ये वाली रे इस पॉइंट से यहाँ तक आएगी। मेरी बात समझ गए भाई? जब ये वेव है तो ये वेव इस तरीके से पूरी टकरा रही है, तो वेव इज कंप्राइज्ड ऑफ नंबर ऑफ रेज, पैरेलल रेज। तो पहली रे जब यहाँ से टकराई तो ये टकराने के बाद ये नॉर्मल की तरफ झुक गई, क्योंकि रेयर से डेंसर में एंटर कर रही है। तो ये तो यहाँ आई है, तो ये तो इस मीडियम में एंटर कर जाएगी। एंटर कर जाएगी तो जितनी देर में अगली रे, उससे अगली रे, उससे अगली रे, उससे अगली रे, सारी रेज आती रहेंगी, है ना, और टकराती रहेंगी यहाँ। तो हम ये कहेंगे पूरा वेव पैकेट तब टकराया हुआ माना जाएगा जब ये वाली आखिरी वाली रे यहाँ टकराएगी। तो हम ये कहेंगे कि जितनी देर में ये आखिरी वाली रे यहाँ से यहाँ तक आई है, उतनी देर में ये भी तो कुछ ट्रैवल कर जाएगी, उतनी देर में ये इतना ट्रैवल करी है। अच्छा, तो अब हम ये कहेंगे यार ये कम क्यों कर रही है ट्रैवल? भाई ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक्चुअली डिस्टेंस है उसका, कि उसने कितनी दूरी तक ट्रैवल करा, और ये भी इसका डिस्टेंस है कि इसने यहाँ से और यहाँ तक ट्रैवल करा, तो ये तो डिफरेंस दिखाई दे रहा है। तो मतलब ये वाली रे ने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा और इसने कम, तो ज़्यादा तो करेगी ही। क्यों? क्योंकि ये रेयर मीडियम है। रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम होती है, तो इस वजह से डेंसर में वो थोड़ा कम ट्रैवल करेगी। अच्छा, अब आगे देखिएगा, यहाँ इन द गिवन फिगर xy इज अ प्लेन सरफेस दैट सेपरेट्स अ डेंसर मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू from a rarer medium. If v1 is the velocity of light in rarer medium and v2 is velocity of light in denser medium, then 1 mu2 is equal to 1 mu2, जब ray of light medium 1 से और medium 2 में जाती है तो 1 mu2 is equal to velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2, v1 upon v2 हो गया। इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल दूंगा, ठीक है। अच्छा, अभी ये डायग्राम कंप्लीट नहीं हुआ, इसको करेंगे अभी कंप्लीट। आगे देखिएगा नेक्स्ट पेज पर, हियर ए बी इज अ प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन एक्स वाई एट एंगल बी ए डैश, एट एंगल बी ए डैश। हमने कहा ये वाला पॉइंट तो ए है और ये पूरा वेव फ्रंट जो है ये ए बी है, और ये वाला पॉइंट जो है ये ए डैश है। बी ए डैश ये हो जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई। ये कैसे? बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने रिफ्लेक्शन वाले केस में देखा था कि एंगल बिटवीन टू लाइंस इज द एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर्स। दो लाइंस के बीच में जो एंगल है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी वही एंगल बनेगा। तो आप ये देखिए, ये वाली जो लाइन है 1 और ये जो नॉर्मल है, इन दोनों के बीच में एंगल आई है। तो ये जो रे है ये इस पर परपेंडिकुलर है ए बी पर, और ये जो नॉर्मल है ये किस पर नॉर्मल है? ये एक्स वाई पर नॉर्मल है। तो इस पर नॉर्मल ये और इस पर नॉर्मल ये, तो दोनों में, दोनों परपेंडिकुलर्स के बीच में भी एंगल आई बन जाएगा। यहाँ तक क्लियर? जो दो लाइंस हैं उनके बीच में जो एंगल होता है उनके परपेंडिकुलर्स के बीच में भी सेम ही एंगल बनता है। तो ये जो है इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे किस पर नॉर्मल है, यानी कि किस पर परपेंडिकुलर है? इस पर। और ये जो नॉर्मल है ये किस पर परपेंडिकुलर है? एक्स वाई पर, यानी कि इस पर। तो इन दोनों के बीच में भी यही एंगल बनेगा जो इन दोनों के बीच में था। समझ गए? ठीक है, ये दोनों परपेंडिकुलर्स हैं इन दोनों पर, तो इनके बीच में आई है तो इनके बीच में भी आई रहेगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। एंगल बी ए डैश इज इक्वल टू आई। 1, 2 and 3 आर द corresponding incident rays normal to AB. Corresponding incident rays normal to AB. According to Huygens principle, every point on AB is a source of secondary wavelet. Let the secondary wavelets from B strike XY at A dash in t seconds. तो हमने ये कहा कि यहाँ पर जो ये रे आ रही है ये B से लेकर A डैश तक, इसको यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लग रहा है? t टाइम लग रहा है। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो बी ए डैश इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां से और यहां तक आने में टी टाइम। यहां पर वेलोसिटी कितनी है? v1 इंटू टी। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलिएगा। अब क्या है? द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए, द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम ए, ये वाली रे ऑफ लाइट
from A travel in the denser medium with a velocity v2 and would cover a distance of v2 into t in t seconds. Therefore, with A as center and radius equal to v2t, draw an arc B dash. अब हमने क्या करा कि यहाँ पर जो रे ऑफ लाइट है वो ट्रैवल कर रही है किस वेलोसिटी के साथ में, रेयर मीडियम में वेलोसिटी है v2 और टाइम, जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक आई उतने टाइम में ये यहाँ से यहाँ तक चली जाएगी। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को हम बोल देंगे बी डैश। ये बी डैश क्या हो जाएगा, ये बी डैश हो जाएगा v2 इंटू टी। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। यहां तक समझ गए? ठीक है। अच्छा जी, फ्रॉम ए डैश ड्रॉ अ टेंजेंट प्लेन टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर हमने ये कहा है यहाँ पर कि जैसे हमने रिफ्लेक्शन में करा था कि आपने बी ए डैश निकाला, तो बी ए डैश आपका कितना आ गया, v1 इंटू टी आ गया। इसको तो वही यहीं निकाल कर छोड़ दो। फिर उसके बाद आपने क्या देखा कि भाई आपके पास टाइम है, आपको पता है कि वो रे ऑफ लाइट बी से ए डैश तक कितनी देर में आ रही थी, माना कि टी सेकंड्स में आ रही थी। तो हमने कहा टी सेकंड्स में ये भी तो कुछ ट्रैवल करेगी। तो हमने कहा कि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट कितनी है v2 और टाइम कितना है वही t। तो हमने v2 इंटू टी करा तो हमारे पास डिस्टेंस आ गया। उतना ही डिस्टेंस कंपास में लेकर, है ना, उतना ही डिस्टेंस कितना v2 इंटू टी, इतना डिस्टेंस कंपास में लेकर आपको एक आर्क लगा देनी है जो कि सिर्फ लगाकर दिखानी है। ठीक है, एक्चुअली कंपास वंपास लेकर नहीं बैठना वहां पर। और याद रहे फिजिक्स के पेपर में ना कंपास और पेंसिल लेकर जाना। ठीक है ना, रे ऑप्टिक्स में भी जब आप डायग्राम बनाएंगे, लेंस का डायग्राम बनाएंगे तो कंपास से थोड़ा परफेक्ट बनता है। ठीक है, वैसे बनाओगे तो वो टेढ़ा मेढ़ा अजीब सा पता नहीं क्या बना दोगे आप। ठीक तो ध्यान रखना और प्रैक्टिस भी करके देखना, कभी प्रैक्टिस एग्जाम में ही करो। तो यहाँ ए बी डैश हो गया। अब यहाँ से ए बी डैश से आप क्या करिए, अब हम ये कहेंगे कि हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉप कर रहे हैं। तो टेंजेंट एक वो स्ट्रेट लाइन है जो इस कर्व को छूते हुए जाएगा, इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब क्या देख रहे हैं हम यहाँ पर कि ये हमारा ये जो है ये जैसे ये मुड़ी है ऐसे ही ये भी इस तरह से आएगी, ऐसे बना दीजिएगा। ठीक है, और फिर एक काम करो कि यहाँ ये फाइनली यहाँ पर ये टकराया, तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपने नॉर्मल बना दिया। अब अगर चेंज ऑफ मीडियम ना हो रहा होता तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे सीधी जाती, ये रे ऑफ लाइट सीधी जाती, लेकिन रेयरर से डेंसर में जा रही है तो ये रे ऑफ लाइट ऐसे मुड़ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, अब जब ये यहाँ पर मुड़ी, इसको हमने बोल दिया जैसे ये वाली है, इसको थोड़ा आगे एक्सटेंड करेंगे, इसको कह देंगे 1 डैश, इसको 1 डैश बोलेंगे। इस वाली को थोड़ा आगे एक्सटेंड कर दो, इसको बोल देंगे 2 डैश, और ये हो गई 3 डैश। तो खैर ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इस रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में एंगल क्या बनेगा, आर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये किस पर परपेंडिकुलर है, इस पर, और नॉर्मल किस पर परपेंडिकुलर है, एक्स वाई पर। तो इन दोनों के बीच में भी एंगल क्या बन जाएगा, आर बन जाएगा। आई और आर तो क्लियर है। ठीक है, ऑनलाइन वाले बताएं भाई क्लियर है, शंकी, सानवी। अच्छा जी, अब हम ये देखेंगे कि अब वही आगे ना कहानी लिखी हुई है इसमें, फ्रॉम ए डैश ड्रॉ टेंजेंट प्लेन टचिंग द स्फेरिकल आर्क टेंजेंशियली एट बी डैश, देयरफॉर ए डैश बी डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट। ये हमारा प्राइमरी वेव फ्रंट है और जो रिफ्रैक्ट होकर आया वो सेकेंडरी वेव फ्रंट ए डैश बी डैश हो गया, इज द सेकेंडरी वेव फ्रंट आफ्टर t seconds. This would advance in the direction of rays 1 dash, 2 dash and 3 dash, which are the corresponding refracted rays perpendicular to a dash b dash. ठीक है ना, तो ये 1 dash, 2 dash, 3 dash ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई। ठीक है, आगे चलते हैं जी।
Let R be the angle of refraction, as angle of refraction is equal to the angle which the refracted plane wavefront A dash B dash makes with the refracting surface A A dash. Therefore, angle A A dash B is equal to angle R. तो angle A A dash B dash, angle A A dash B dash is equal to R. ये वाला R हो गया. I और R तो क्लियर, ठीक है. अब क्या करना है कि मैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन कर रहा हूँ, तो रिफ्रैक्शन करते टाइम हमारा एक लॉ तो यही होता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस दे ऑल लाई इन द सेम प्लेन. एक तो ये होता है, इसको तो प्रूव करके दिखाने की जरूरत नहीं है. दूसरा होता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है? साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना, इज इक्वल टू म्यू, ये होता है. तो अब क्या करेंगे, इन ट्राइंगल, ये देखिए ये तो 90 डिग्री हो गया और ऐसे यहाँ पर ये 90 डिग्री हो गया. तो पहले एक काम करेंगे, इन ट्राइंगल ए ए डैश बी, इन ट्राइंगल ए ए डैश बी साइन आई क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो साइन ऑफ दिस एंगल साइन आई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ए डैश बी अपॉन 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज ए डैश बी अपॉन ए डैश. अब ए डैश बी क्या है? वी वन टी अपॉन ए डैश. दूसरा लिखेंगे इन ट्राइंगल ए डैश, इन ट्राइंगल ए डैश बी डैश साइन आर. तो ये वाला जो ट्राइंगल है ए डैश बी डैश, तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? साइन आर. साइन आर क्या है? ए बी डैश अपॉन ए डैश. ए बी डैश क्या है? वी टू टी अपॉन ए डैश. अब क्या करिए, आप साइन आई अपॉन साइन आर कर दो. देयरफॉर साइन आई अपॉन साइन आर. तो साइन आई क्या है? वी वन टी अपॉन ए डैश अपॉन वी टू टी अपॉन ए डैश. न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर भी ए डैश, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर भी ए डैश, कट गया. ये क्या आया? वी वन टी अपॉन वी टू टी, टी से टी कट गया, वी वन अपॉन वी टू क्या है? वन म्यू टू. यही तो हमारा स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है, ठीक है ना, विच प्रूव्स स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, है ना. तो ये हमारा स्नेल्स लॉ हो गया. उसके बाद बस ये 3-4 लाइन जो लिखी हुई हैं ये आपको करना है. इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर that the incident rays normal to the interface xy and the refracted rays all lie in the same plane. This is second law of refraction. बस ये आपको लास्ट में लिख देना है, सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ये हो गया, ठीक है जी. इसके बाद आप नोट्स में देखेंगे बिहेवियर ऑफ प्रिज्म टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट, ये हटा दो, ये सिलेबस में है नहीं. बिहेवियर ऑफ अ लेंस टुवर्ड्स प्लेन वेव फ्रंट ये भी हटा दीजिए. बिहेवियर ऑफ स्फेरिकल मिरर ये भी हटा दो, ठीक है. आगे कुछ क्वेश्चंस हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और इसमें यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट नहीं है, वो मैं करवाऊंगा अभी, ठीक है. तो ये हो गया हमारा, एक तो रिफ्लेक्शन इंपॉर्टेंट है, हाइगन्स प्रिंसिपल के दोनों रूल्स, एक रिफ्लेक्शन एक रिफ्रैक्शन. उसके अलावा जो है ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ये हमको करना है. अभी करवाता हूँ, 1 मिनट रुकिए बस. हाँ जी, कौन सा? कोहेरेंट वेव्स है, मैं करवाऊंगा. कुछ चीज़ इसमें है नहीं और थ्योरेटिकल है, वो मैं करवाऊंगा. इसीलिए मैं आज के अलावा बस एक लेक्चर और मांग रहा हूँ, ठीक है ना, कंप्लीट हो अभी करवाऊंगा.
Young double experiment. हाँ जी, अब इसमें ना एक आप क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन दे रखा है 2012 में आया था, और ये वाले जो क्वेश्चन है बहुत आते हैं। आप जरा देखो इसमें पहला ही क्वेश्चन क्या है, दो दे रखे हैं क्वेश्चन। पहला है व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट, मोनोक्रोमैटिक लाइट का मतलब क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही कलर की वेवलाइट, एक ही कलर की लाइट होती है, उसको हम मोनोक्रोमैटिक लाइट बोल देते हैं। व्हेन मोनोक्रोमैटिक लाइट
इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया। सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया मतलब ये हो गया एक्स वाई, मतलब रिफ्रैक्शन वाली बात हो रही है। सरफेस सेपरेटिंग टू मीडिया, why does the refracted light have the same frequency as that of the incident light? रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी एज दैट ऑफ द इंसिडेंट लाइट वो क्या होती है? तो अब इसमें आप ये देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो कह रहे हैं कि इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी और रिफ्रैक्टेड लाइट की फ्रीक्वेंसी वो सेम क्यों होती है। तो इसका सीधा सीधा रीज़न याद रखना, फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन आता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है बस। तो ये याद रखिएगा कि ये जो मीडियम होता है ना, फ्रीक्वेंसी मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। क्या है कि वहाँ पर जो पहला मीडियम है, मीडियम 1 है, मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है वो अलग रहेगी, मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट अलग रहेगी। तो स्पीड तो डिपेंड करती है मीडियम पर, लेकिन फ्रीक्वेंसी डिपेंड नहीं करती। आंसर देख लो, आंसर ये है द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ईएम वेव डिपेंड्स ओनली ऑन द सोर्स विच प्रोड्यूसेस इट। वो सिर्फ सोर्स पर डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी। द फ्रीक्वेंसी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम थ्रू विच इट ट्रेवल्स, हैंस इट डज नॉट चेंज ड्यू टू मीडियम, बट द स्पीड एंड वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द मीडियम थ्रू द वेव ट्रेवल्स। तो अगर स्पीड की बात होती है या वेवलेंथ की बात होती है, तो स्पीड और वेवलेंथ ये दोनों जो हैं ये दोनों चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर मीडियम रेयरर है तो स्पीड भी बढ़ जाएगी और वेवलेंथ भी बढ़ जाएगी, और अगर मीडियम डेंसर है तो स्पीड भी घट जाएगी और वेवलेंथ भी घट जाएगी। स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। और मीडियम अगर रेयरर है, रेयरर का मतलब क्या हो गया, खुला खुला मीडियम एकदम। तो जो खुला खुला मीडियम है, खुले खुले मीडियम में कोई भी रे ऑफ लाइट कैसे ट्रैवल करेगी, मस्त ट्रैवल करेगी, खूब खुलकर, मतलब उसकी स्पीड खूब बढ़िया होगी। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ, वैसे है भी यही इसका आंसर। और जो डेंसर मीडियम है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल सारे बड़े नज़दीक हैं, क्लोजली पैक्ड है, क्लोजली पैक्ड है, तो वो उनको ढंग से ट्रैवल नहीं करने देंगे। जब ढंग से ट्रैवल नहीं करने देंगे तो स्पीड को क्या कर देंगे, घटा देंगे, कम कर देंगे। तो डेंसर मीडियम स्पीड कम, रेयरर मीडियम स्पीड ज़्यादा, है ना। और अगर स्पीड कम है तो वेवलेंथ भी कम है, और अगर स्पीड ज़्यादा है तो वेवलेंथ भी ज़्यादा है। स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये कैसे, अगर ये भूल जाओ तो याद रखना, ये ऐसे होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये तो बचपन में पढ़ा है ना फॉर्मूला, बहुत आसान है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड तो v हो गई, और जब वेव की बात करते हैं तो डिस्टेंस ही, उसकी वेव की लेंथ को ही डिस्टेंस बोलते हैं। तो वेवलेंथ अपॉन टाइम, तो सीधी सी बात है भाई, स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, स्पीड और वेवलेंथ दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब इसमें जो है कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन क्यों आता है वो बताता हूँ। ये जो टाइम है ना, एक्चुअली ये टी स्मॉल टी नहीं होता, ये कैपिटल टी होता है, टाइम पीरियड होता है। वेवलेंथ मतलब वेव ने अपनी एक पूरी लेंथ ट्रैवल कर ली, एक पूरी लेंथ कवर करी। तो एक पूरी लेंथ कवर करने के लिए कितना टाइम लगता है, कैपिटल टी। कैपिटल टी इज कॉल्ड टाइम पीरियड। अब ये क्या होता है, ये होता है v इज इक्वल टू लैम्बडा अपॉन कैपिटल टी ना लिखकर लैम्बडा इंटू 1 अपॉन कैपिटल टी लिख दिया। तो v इज इक्वल टू लैम्बडा और 1 अपॉन कैपिटल टी, यही तो फ्रीक्वेंसी होता है। तो ये कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी वाला दिया जाता है कि अच्छा वेलोसिटी ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फ्रीक्वेंसी जो है भाई वो एक कांस्टेंट टर्म है, वो चेंज नहीं होती। फ्रीक्वेंसी जैसे आप ये देखिए, v इज इक्वल टू आई आर है, v इज इक्वल टू आई आर हमने पढ़ा था, लेकिन ओम्स लॉ में बताया क्या जाता है, देखने में ये लगता है, मैथमेटिकली अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे अच्छा वोल्टेज जो है रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे भाई, रेसिस्टेंस किसी डिवाइस का चेंज होता है क्या? एक बल्ब है, उस बल्ब के थ्रू आप करंट बढ़ाते जा रहे हो तो उसके थ्रू वोल्टेज भी बढ़ेगी। वोल्टेज और करंट, करंट और वोल्टेज ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। रेसिस्टेंस तो किसी भी डिवाइस का कांस्टेंट रहता है अनटिल एंड अनलेस आप उस डिवाइस को ही चेंज ना कर दें। वही सेम कहानी है कि किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती जब तक आप लाइट ही चेंज ना कर दो, ठीक है ना। तो फ्रीक्वेंसी उसकी कांस्टेंट रहती है। तो ये इस रिलेशन से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि अच्छा वो वेलोसिटी ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगी, ना, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा जी, तो ये तो क्वेश्चन नंबर 1 हुआ। 1 नंबर का आता है ये, ऐसा ही कुछ अगला है, जरा देखना। when a light wave travels from a rarer to a denser medium, the speed decreases। ये तो हमें पता ही है, जब लाइट वेव रेयरर से डेंसर मीडियम में जाता है तो डेंसर में जा रही है तो उसकी स्पीड घट जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है जी, ओके। डज इट इम्प्लाई रिडक्शन इन इट्स एनर्जी, एक्सप्लेन। एनर्जी का भी यही आंसर लिखना है, एनर्जी भी नहीं डिपेंड करती, मीडियम पर डिपेंड नहीं करती। लिखिएगा, तो सॉरी देखिए इसमें, नो द एनर्जी कैरीड बाय द वेव डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। एनर्जी सिर्फ और सिर्फ एम्पलीट्यूड पर डिपेंड करती है, तो एनर्जी उस पर डिपेंड नहीं करती। ठीक है ना, अच्छा जी। उसके बाद अगला देखेंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में क्या होता है, अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, ये एक्चुअली वो वाला टॉपिक है जो 11th क्लास में आपने लास्ट में एक चैप्टर होता था वेव्स वाला, ज़्यादातर स्कूल्स में वो छुड़वा दिया जाता था वेव्स वाला चैप्टर, ये वो वाला चैप्टर में पढ़ाया गया था सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। आसान है, देखो कैसे। हाँ, according to superposition principle, when two or more waves traveling through a medium superimpose one another, superimpose का मतलब क्या है, एक दूसरे से टकराते हैं, superimpose का मतलब एक दूसरे से टकराते हैं, superimpose one another, a new wave is formed in which resultant displacement y vector at any instant is equal to the vector sum of the displacements due to individual waves at that instant। ठीक है, तो अगर वेव्स जो हैं वो सेम फेज में हैं तो क्या होगा, अगर वेव्स जो हैं वो अपोजिट फेज में हैं तो क्या होगा। तो अब आप ये देखिएगा वेव्स का एडिशन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल में, डेफिनेशन तो जो यहाँ पर लिखी हुई है वो एज इट इज़ लिखनी है, और इसके साथ साथ आपको इसका एक वेव फॉर्म बना देनी है। वो कैसे बनाएंगे वो देखिएगा। हमने कहा कि एक वेव तो इस तरीके से, अब इस वेव का जो एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड मतलब इसका जो मैक्सिमम मैग्नीट्यूड है वो हमने बोल दिया y1 है, y1, या इस वेव का पूरी का नाम आप मान लो कि y1 हमने ले लिया। और इसके बाद y क्यों ले रहे हैं, x क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि हम ये जो वेव है ये ऊपर और नीचे वेरी कर रही है, यानी कि y एक्सिस में वेरी कर रही है, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर जो ये वेव है इसको आपने y1 बोल दिया, ठीक। और एक और वेव ले लेते हैं, उसको भी सेम फेज में दिखाएंगे, इसको हमने डॉटेड दिखा दिया इस तरह से, ठीक है। तो जो ये वाली वेव है, ये वाली वेव क्या हो गई, ये y2 हो गई, ये y1 और y2, तो हम ये कहेंगे कि y1 इतना उठा हुआ है, y2 इतना उठा हुआ है, जब दोनों को ऐड करेंगे ना तो जितना ये हाइट है और जितनी ये हाइट है दोनों की हाइट एडअप हो जाएगी, एडअप होकर y ऐसे बन जाएगा, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। ये हो गया y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हो गया y2, तो यहाँ क्या होगा, y1 की हाइट इतनी है लेकिन y2 की इतनी है लेकिन नेगेटिव में है, तो इस बार सब्ट्रैक्शन हो जाएगा। ये क्या हो गया, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, y इज इक्वल टू y1 माइनस y2, ठीक है ना। इसमें नोट्स में तो अभी इतना ही दे रखा है, इसके बाद देखिएगा
आपको नोट्स भेजे हैं, अब इसमें 29 पेजेस हैं, इनको देख के घबराने की जरूरत नहीं है, ये तो बहुत ज़्यादा पेजेस हो गए इसमें। हाँ हाँ, वो इसमें कुछ वो पूरा नहीं था वो, तो जो मैंने भेजा है ना, इसमें कुछ टॉपिक्स और हैं, बाकी ज़्यादातर जो टॉपिक्स हैं वो कटे हुए हैं, वो मैं बता दूंगा आपको, प्रिंट आउट भी दे दूंगा अभी 1-2 दिन में आपको। हाँ अरे मैं बता दूं, देखो मैं सर के वाईफाई पे पास हो गया। बता दो भाई, पूजा 8 मुझे खुद ही नहीं पता, सिद्धार्थ मुझे खुद नहीं पता क्या है, 456 बस तो ठीक है, मैं भी ध्यान रखूंगा। अच्छा अच्छा, हाँ QR कोड इसमें आता है, तुमने लास्ट ईयर बताया था, एंड्रॉयड में आता है। अच्छा जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के बाद में जरा देखिएगा, एक टॉपिक है कोहेरेंट सोर्सेज। तो कोहेरेंट सोर्सेज हमसे डायरेक्टली पूछा नहीं जाता, कोहेरेंट सोर्सेज का बस हमें मतलब पता होना चाहिए, न्यूमेरिकल्स में ये चीज़ पूछी जाती है। द सोर्सेज ऑफ लाइट विच एमिट कंटिन्यूअस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी एंड इन सेम फेज और हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस आर कॉल्ड कोहेरेंट सोर्सेज। सीधा याद रखिए, ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट, जैसे मान लीजिए दो सोर्सेज ऑफ लाइट हैं विच एमिट कॉन्टिन्यूस लाइट वेव्स ऑफ द सेम वेवलेंथ, जिनकी जो लाइट वेव्स एमिट करते हैं और जो लाइट वेव्स हैं उनकी वेवलेंथ भी सेम है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम है, और दोनों के दोनों सेम फेज में है। जैसे मान लीजिए ये वाला है, हमने कहा था y1 ये है और ये डॉटेड वाला y2 है, तो जहाँ पर ये जीरो है वहाँ पर ये वाली भी जीरो है, जहाँ पर ये जीरो है वहाँ पर ये भी जीरो है। जिस तरह से ये उठकर नीचे गिर रहा है उस तरह से ये उठकर नीचे गिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों के दोनों सेम फेज में। जब उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होती है, जब उनकी वेलोसिटी सेम होती है, जब वेवलेंथ सेम होती है, और जब वो सारे के सारे जो लाइट वेव्स हैं वो सेम फेज में होते हैं, तो उनको हम कोहेरेंट सोर्सेस बोल देते हैं। ठीक है, टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। अगला है टू इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट, तो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट है वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। अच्छा, इसका ना कोहेरेंट सोर्सेज ऑफ लाइट में हम ये कहते हैं कि अगर मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि जैसे मान लो बीच में, मतलब इस रूम में बीच में कोई एक चीज़ रखी है, कोई एक बोर्ड रखा हुआ है छोटा सा, और उस पर कुछ लिखा हुआ है। अब एक लाइट अगर जली हुई है तो हम उसको पढ़ पा रहे हैं आसानी से, है ना। तो अब हमने ये कहा कि नहीं, हम ना दो लाइट जलाएंगे, और दो लाइट जलाएंगे तो शायद ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाएँ। तो वो दो लाइट हमने कुछ इस तरीके से जलाई कि या तो वो दोनों लाइट आकर उस बोर्ड पर ही स्ट्राइक करें, तब तो हम ये कहेंगे कि लाइट पढ़कर उस पर फैल गई तो हमको दिखाई देगा। लेकिन किसी किसी पॉइंट पर ऐसा होगा कि हमको, मतलब आप एकदम से कह देंगे यार इसका ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है यहाँ पर, जो इस रोशनी की वजह से मुझे कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, एक तो होता है ब्राइट फ्रिंज और एक होता है डार्क फ्रिंज। तो वो जो रिफ्रैक्शन, वो जो चमक पड़ रही है ना उसकी, उसमें होता क्या है कि दोनों के दोनों लाइट वेव्स वो सेम फेज में नहीं है, वो दोनों की दोनों लाइट वेव्स अपोजिट फेज में है।
अपोजिट फेज का मतलब क्या है कि एक की जो वेव है वो तो +5 है और एक की वेव -5 है। जब दोनों स्ट्राइक कर जाएंगे ना तो +5 और -5 दोनों एड अप करके क्या बनाएंगे, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, 0, और 0 हो जाएगा तो लाइट की इंटेंसिटी कुछ होगी ही नहीं वहाँ पर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इसलिए अगर किसी भी चीज़ को देखना है, फॉर एग्जाम्पल ये 2 लाइट भी मैंने यहाँ पर लगा रखी हैं, तो ये दोनों साइड में लगा रखी हैं ताकि दोनों लाइट्स ऐसे फेंके। अगर मान लीजिए इन्हीं लाइट्स को मैं एक आगे लगा दूं और एक आमने सामने लगा दूं तो क्या होगा, वो दोनों लाइट्स आपस में टकराएंगी और हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। मतलब चमक तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन उसकी वजह से अगर हमें कुछ पढ़ना होगा या किसी को देखना होगा तो धब्बे धब्बे नजर आएंगे, ठीक है। ऐसा होता भी है, आपने कई बार आप देखो कि सामने से कोई गाड़ी आ रही है, उसकी लाइट एकदम आंखों पे पड़ी और फिर आप एकदम वहाँ से हटकर देखें, आपको धब्बे धब्बे नजर आते हैं सामने, हालांकि कुछ सेकंड्स बाद वो ठीक भी हो जाता है। तो वो जो धब्बे धब्बे नजर आते हैं वही है डार्क पैच ब्राइट पैच, है ना। उसको हम YDSC में करेंगे अभी यंगस्टर स्लिट एक्सपेरिमेंट में। तो 2 इंडिपेंडेंट सोर्सेज ऑफ लाइट कैन नॉट बी कोहेरेंट। तो 2 ऐसे सोर्सेज ऑफ लाइट जो कि इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट मतलब जो आपस में डिपेंड नहीं कर रहे एक दूसरे पर, वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। ये क्वेश्चन है एक, इसीलिए बॉक्स बनाकर यहाँ पर दे रखा है। दिस इज बिकॉज लाइट इज एमिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय हीट। रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय हीट का मतलब क्या है, जैसे हम कभी भी लाइट की बात करते हैं तो लाइट में होता क्या है कि लाइट जो है वो प्रोड्यूस ही होती है जब एटम्स एक्साइट होकर हायर स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो चाहे हम LED की बात करें, चाहे हम बल्ब की बात करें, बल्ब में भी क्या होता है कि बल्ब में भी जो फिलामेंट है वो हीटअप होता है और हीटअप होने की वजह से वो ग्लो करता है, ग्लो करने की वजह से चारों तरफ रोशनी फैल जाती है, ऐसा होता है। तो दिस इज बिकॉज लाइट इज एमिटेड फ्रॉम इंडिविजुअल एटम्स व्हेन दे रिटर्न टू ग्राउंड स्टेट आफ्टर बीइंग एक्साइटेड बाय हीट। Even the smallest source of light contains billions and billions of such atoms, which obviously cannot emit light waves in the same phase, है ना। तो अगर हम ये कहेंगे कि बहुत सारे हमारे पास एटम्स हैं तो वो बिलियंस ऑफ एटम्स ऐसे प्रोड्यूस करेंगे जो कि सीधी सी बात है कि सेम फेज में तो नहीं हो सकते। तो जब वो सेम फेज में नहीं हो सकते तो वो लाइट सोर्सेज जो इंडिपेंडेंट हैं वो कोहेरेंट नहीं हो सकते। इंडिपेंडेंट का मतलब कनेक्टेड नहीं है आपस में, बिल्कुल अलग है, एक बिल्कुल अलग बल्ब है, एक बिल्कुल अलग बल्ब है, उनको बोलते हैं इंडिपेंडेंट। Hence, 2 independent sources of light whose light waves do not possess a constant phase difference are called non-coherent sources। जिनका constant phase difference नहीं होता। phase difference का मतलब ही ये है कि या तो same phase difference हो और या फिर phase difference हो ही ना, जैसे यहाँ पर phase difference है ही नहीं, जहाँ पर आप उठोगे वहाँ पर हम भी उठेंगे, है ना, इसकी बात कर रहे हैं, है ना। जहाँ पर आप गिरोगे वहाँ पर हम भी गिरेंगे, वही चीज़ साथ साथ चल रहा है, सेम फेज। तो कोहेरेंट और नॉन कोहेरेंट सोर्सेज तो ये हो गया। इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे इंटरफियरेंस ऑफ लाइट। इंटरफियरेंस ऑफ लाइट देखिएगा इसमें क्या है, इंटरफियरेंस ऑफ लाइट इज द फिनोमेना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम ऑन अकाउंट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव्स फ्रॉम 2 कोहेरेंट सोर्सेज एट अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, इंटरफियरेंस इज सेड टू बी कंस्ट्रक्टिव। तो जहां पर लाइट वेव्स जुड़ जाएं और जुड़कर बड़ी एम्पलीट्यूड की लाइट वेव बना दें उसको हम कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस बोलेंगे। यहाँ पर लाइट वेव्स ये Y1 और Y2 जुड़ गई और जुड़कर बड़ी एम्पलीट्यूड की लाइट वेव बना रही है, तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। यहाँ पर एक लाइट वेव तो ऐसे जा रही है, दूसरी लाइट वेव ऐसे, है ना। तो ये जो Y1 है और ये जो Y2 है ये दोनों डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस का मतलब वही कहानी है कि भाई एक तो बल्ब इधर से भी जल रहा है, एक बल्ब इधर से भी जल रहा है, आमने सामने से बल्ब जल रहे हैं लेकिन किसी काम के नहीं है, कंस्ट्रक्शन नहीं कर रहे हैं, कुछ डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं। आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है इतनी सारी रोशनी आने के बावजूद भी, वो जो धब्बे धब्बे नजर आते हैं, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव इंटरफियरेंस। तो इंटरफियरेंस 2 तरीके का होता है, एक कंस्ट्रक्टिव और एक डिस्ट्रक्टिव। उसके बाद जरा एक क्वेश्चन देखिएगा, इसके बाद नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, इन ऑप्शंस में से आंसर बताना होगा हमको कि सही आंसर क्या है। इन द फॉलोइंग फिगर अ वेव फ्रंट इज फॉलिंग, ये रिफ्रैक्शन पर बेस्ड है। In the following figure, a wavefront is falling on the boundary of 2 mediums. Mediums गलत लिखा हुआ है, मीडिया होना चाहिए। Mediums. Find the refracted wavefront among the given options. Find the refracted wavefront among the given options. बता दोगे ऐसे ही? पक्का ये तो नहीं है या बी है या डी है? देखो इधर, अभी यहाँ पर मैंने देखा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ये मीडियम है,
तो यहाँ पर अगर हमारे पास इंसिडेंट वेव फ्रंट इस तरीके से आ रही है तो रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, याद रहे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट ऐसी बनेगी। दिखाई दे रहा है, ए बी जो है वो इंसिडेंट वेव फ्रंट है, तो ए डैश बी डैश ऐसे, ये ऐसे जाएगी तो ये ऐसे आएगी। ठीक है, अब इसमें कुछ वैल्यू भी दे रखी है, वो वैल्यू क्या है, यहाँ पर दे रखा है एंगल 45 डिग्री, तो आप समझ गए ये क्या है, आई। ठीक है, उसके बाद जो यहाँ पर म्यू1 है, म्यू1 दे रखा है 1 और म्यू2 क्या दे रखा है 1/√2, नहीं सिर्फ √2, हाँ अच्छा अंडर√2 ये दे रखा है। तो मेरे को ना आर निकालना है, तो पहली चीज तो ये कि भाई लाइट वेव तो ये वाली होगी, इसका मतलब ऑप्शन ए गलत है और ऑप्शन सी गलत है, ऑप्शन ए और सी तो नहीं हो सकता। ठीक, अच्छा जी, तो अब मैं देखूंगा कि आर की वैल्यू और बता देनी है, तो या तो आर 30 होगा या 60 होगा जो दे रखा है, तो कैसे निकलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है 1 म्यू2, भाई 1 है फर्स्ट मीडियम है और ये सेकंड मीडियम है, तो क्या हो जाएगा 1 म्यू2। 1 म्यू2 क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 होता है ये। ठीक है, साइन आई कितना हो जाएगा, साइन 45, साइन 45 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 अपॉन म्यू1, साइन 45 1 अपॉन √2 अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू2 क्या है √2 अपॉन 1। ठीक है, अभी 1 को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, तो क्या हो गया √2 साइन आर इज इक्वल टू 1 अपॉन √2। अब √2 को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 साइन आर, साइन के टेबल में 1/2 कहाँ होता है 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन बी, बी सही है, समझ गए। अच्छा, ये मैंने ए की रे बनाई है, मतलब ए की वेव फ्रंट बनाई है, इन्होंने क्या कर रखा है, इन्होंने एक ये भी बना दी, इन्होंने एक ये भी बना दिया इधर और एक दूसरा भी, मतलब प्राइमरी के साथ साथ इन्होंने सेकेंडरी वेव फ्रंट भी पीछे बना रखी है, एक उसकी भी सेकेंडरी यानी कि टर्शरी वेव फ्रंट भी बना रखी है। ठीक है, तो इन्होंने एक वेव फ्रंट ना देकर इन्होंने एक के पीछे एक पैरेलल वेव फ्रंट्स दे दी हैं। ठीक है, रिफ्रैक्शन का इस तरीके का क्वेश्चन भी आता है। फिर ये नेसेसरी कंडीशंस हैं, फिर यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक क्वेश्चन दे रखा है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट और लेटेस्ट सिलेबस है किसी के पास अभी, हाँ है, देखना जरा डिफ्रैक्शन दे रखा है क्या सिलेबस में, डिफ्रैक्शन के शायद फार्मूले हाँ पता है, छोड़ दो, डिफ्रैक्शन के सिर्फ फार्मूले करने हैं। ठीक है, एक क्लास मेरे को और चाहिए, एक क्लास में कंप्लीट, बस फार्मूला वही डिफ्रैक्शन वाला जो है उसमें, हाँ अच्छा YDAC की भी नहीं है क्या, बस तो भाई ये एक क्लास मेरे को चाहिए, एक क्लास में फिनिश है आपका चैप्टर। और ये जो इसमें 29 पेजेस दे रखे हैं इस पर मत जाना, ये पुराने बने हुए नोट्स हैं, है ना, तो इस पर मत जाइए। तो आप कल 11:30 से रखेंगे? हाँ बताओ, कल 11:30, ठीक है, कुछ चेंज हो ना, कुछ चेंज हो तो मुझे व्हाट्सएप हाँ याद से कर दीजिए। मतलब चलने का भी नहीं होता, WhatsApp जा रही है, तो उसी की वजह से। मिस्त्री पर डिपेंड करता है ना, मिस्त्री